We are recording our dummy counseling session. We hope that this gives you information. आपको information मिलना चाहिए कि एक counseling session में students क्या questions पूछ सकते हैं. ये जो counseling session है ये undergraduate level पे है. ये सारे मैं undergraduate UG level का questions पूछूंगा और जो next counseling session होगा वो PG level का question होगा. So good morning, madam. Good morning. मैडम मैंने अभी 12th रिसेंटली कंप्लीट किया है और मैं 50% के आसपास से मेरे शायद अगर अच्छा परफॉर्मेंस हो तो 70% जितना मेरे आ सकते हैं 12th में. अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट. Okay. और मैंने GESB से किया है, मतलब गुजरात एजुकेशन सेकेंडरी बोर्ड जो है उसमें से मैंने किया हुआ है. और मेरे मेजर सब्जेक्ट्स PCB हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. है ना. और मुझे कनाडा जाना है मैडम, तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस है? क्या मैं वहाँ पे MBBS कर सकता हूँ? ओके. सो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कनाडा में एज सच MBBS जैसा कोई प्रोग्राम नहीं है. कनाडा में हमें डायरेक्टली मिलता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एंड डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लेने से पहले हमें 4 इयर्स का कोई भी साइंस डिग्री करना पड़ता है. वो चाहे बायोलॉजी में हो, वो चाहे बायोटेक्नोलॉजी में हो, वो चाहे साइकोलॉजी में हो, कोई भी 4 इयर्स का डिग्री जो कि साइंस एंड हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ हो. ये कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेंट को परमानेंट रेसिडेंट स्टेटस लेना है, एंड उसके बाद MCAT मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट का एक एग्ज़ाम आता है जो मेडिसिन में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है, वो देना है. वो हो जाने के बाद फिर आप MD में एडमिशन ले पाएंगे. सो कनाडा में आप ऐसा समझिए कि जैसे इंडिया में हमारा 5 साल का MBBS होता है और MD तक पहुंचने के लिए बाकी हमारे 3 साल और होते हैं, मतलब कि टोटल हमें 8 साल लग जाते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे 4 इयर्स MBBS एंड 4 इयर्स MD, तो टोटल 8 साल हमारे वैसे लग जाते हैं. सो कनाडा में मेडिसिन करने का जो आपकी जो जर्नी होगी वो काफ़ी लंबी होगी. अच्छा, तो अगर मैं MBBS नहीं कर सकता तो मैडम क्या पढ़ सकता हूँ बायोलॉजी लेकर के? जनरली गुजरात स्टेट बोर्ड में हमें प्रॉब्लम ये आता है कि गुजरात स्टेट बोर्ड बायोलॉजी अगर आप लेते हो तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करता. एंड मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो कनाडा में हैं वो अगर आप बायोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम लेना चाहें या मेडिसिन रिलेटेड कोई प्रोग्राम लेना चाहे या फिर कोई भी साइंस और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें उन लोगों को 12th का मैथमेटिक्स या तो फिर 11th का मैथमेटिक्स ज़रूरी है. अब आपके केस में हमें प्रॉब्लम क्या आएगा? हमें ये आएगा कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना पड़ेगा कि जहाँ पर हमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट ना हो, या तो ऐसी इंस्टीट्यूशन जो 12th के मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट को वो बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में वो एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पढ़ा करके फुलफिल करें. अब आपके पास ऑप्शंस होंगे, या तो आप 2 इयर्स का डिप्लोमा ले सकते हैं, डिप्लोमा इन हेल्थ, या तो आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन गो फॉर डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, या तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप बैचलर्स इन बायोलॉजी ले सकते हैं. अब कनाडा में जो बैचलर्स डिग्री है वो 4 इयर्स भी है, एंड कुछ इंस्टीट्यूशन 2 to 3% इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं. जनरली वी रेकमेंड कि 4 इयर्स बैचलर्स ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में मास्टर्स करना है तो 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी है. ओके, सो आप बता रहे हो कि मैं 2 इयर्स का UG अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकता हूँ? जी हाँ, आप 2 इयर्स ले सकते हैं. और इसके अलावा या तो मैं 4 इयर्स का बैचलर्स कर सकता हूँ, या इसके अलावा आप 3 साल का एक एडवांस डिप्लोमा भी है वो भी कर सकते हैं. और या तो मैं 3 साल का बैचलर्स भी कर सकता हूँ. यस. और एडवांस डिप्लोमा भी कर सकता हूँ. यस. अच्छा, क्या फ़र्क है इसमें? क्या करना चाहिए मुझे मैडम? देखिए, अब इसमें डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है. अब बैचलर 4 इयर्स करने के लिए मिनिमम 60-55, अब कुछ मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्योंकि हम बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 65 to 70% की रिक्वायरमेंट होगी. 1% इंस्टीट्यूशन ऐसे भी है जो 55% पे लेगी. बट देन फिर आपका एरिया प्रेफरेंस है कि नहीं है, आप उस प्रोविंस में जाना चाहते हैं कि नहीं जाते हैं. अब मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो बैचलर्स डिग्री देती है उसमें आपको कम से कम 65 to 70% आने चाहिए. अगर ये आता है तभी जाकर के आप बैचलर 4 इयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब अगर सपोज परसेंटेज आपके कम है कि 60 नहीं आए या 65 नहीं आए या 55 है या 57 है तो आप 2 इयर्स का डिप्लोमा ले लो.
या तो फिर आप 3 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा भी ले सकते हैं। अब क्या होगा कि 3 इयर्स एडवांस डिप्लोमा के लिए मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन को मैथमेटिक्स कंपलसरी बन जाता है। तो आपके केस में आई रिकमेंड कि अगर सपोज हमारे परसेंटेज 65 से कम है तो हमें 2 इयर्स का डिप्लोमा लेना चाहिए। अच्छा, सो बेसिकली आप ऐसा बोल रहे हैं कि बैचलर्स लेने के लिए हाई परसेंटेज चाहिए जी हाँ, और बिल्कुल। मैथ भी चाहिए। मैथमेटिक्स भी चाहिए। मैथमेटिक्स के अलावा भी हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले पाएंगे, जी लेकिन जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो तो एज इट इज ही रहेगी, जो है मिनिमम 65 to 70%। जी, ओके। और एडवांस डिप्लोमा के लिए भी मुझे मैथ चाहिए मैथ होगा। चाहिए होगा, यस। अच्छा, तो मेरे लिए एडवाइसेबल ये है कि मैं 2 साल का यूजी डिप्लोमा ही लूँ। जी हाँ, आप 2 इयर्स का डिप्लोमा आप कंप्लीट कीजिए। एंड अगर 2 इयर्स में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो लेटर ऑन देन फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके 70% डिप्लोमा के सेकंड ईयर में आए तो देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री के थर्ड ईयर में आपको डायरेक्टली एडमिशन देगी, प्रोवाइडेड कि आपके 70 या मोर देन 70% हो आपके सेकंड ईयर में। तो ऐसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बैचलर्स नहीं कर सकते आगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, सो डिप्लोमा टू डिग्री मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, डिप्लोमा टू डिग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो करना क्या चाहिए मैडम? डिप्लोमा करना चाहिए, 2 साल में ख़त्म हो जाता एट है। दिस टाइम आई रेकमेंड कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए, आप डिप्लोमा कीजिए। या तो फिर अगर बजट रिलेटेड आप ज़्यादा चूजी नहीं है एंड 70% आ जाता है एंड 4 इयर्स की डिग्री एट अ स्ट्रेच आप फिनिश कर सकते हैं, इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, देन ऑब्वियसली यू कैन थिंक अबाउट बैचलर्स डिग्री एज वेल। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा आपके 12th के ग्रेड के कोर्स के ऊपर। जी, तो मतलब उसमें एक बजट का प्रॉब्लम आएगा जी बिल्कुल। और परसेंटेज तो जी चाहिए ही हाँ, चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं एज कम्पेयर टू कॉलेज डिप्लोमास एंड ओके, एडवांस डिप्लोमास। ठीक है जी। अब मैडम मैं मेरे फ्रेंड के साथ आया हूँ। ओके। एकदम मेरे साथ में ही है, लेकिन उसने पीसीएम लिया हुआ है ठीक है। और वो भी सोच रहा है कि भाई कनाडा मेरे साथ ही जाए। ओके। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मैडम? देखिए अगेन बात तो वहीं पे आएगी कि ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पे वो या तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहता होगा, जी कंप्यूटर साइंस होगा या इंजीनियरिंग स्ट्रीम होगा। तो पहले तो आपके फ्रेंड को मैं ये पूछना चाहूँगी कि उसको कौन सी फैकल्टी में आगे बढ़ना है, कंप्यूटर साइंस लेना है या फिर वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की ओर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग के बारे में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड देखिए है। इंजीनियरिंग के अगर बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशंस है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है। तो अगर बता पाएंगे कि आपको पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स करना है या मैकेनिकल करना है, तो फिर हम आगे मैं आपको ऑप्शंस दे पाऊंगी, क्योंकि ऑप्शंस तो कनाडा में हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी बात तो वहीं पे आएगी कि आपको करना क्या है, क्योंकि 2 इयर्स के डिप्लोमास भी हैं, 3 इयर्स के एडवांस डिप्लोमास भी हैं। सो आपकी प्रोफाइल रिलेटेड या तो हमें 2 इयर्स का डिप्लोमा हम ले सकते हैं, या तो 3 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा ले सकते हैं, या तो फिर अगेन 4 इयर्स की डिग्री ले सकते हैं। अब आपके जो 12th में परसेंटेज जो आएंगे वो ये सिचुएशन के ऊपर डिसाइड करेगा कि आप क्या ले पाएंगे, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री। एंड अगेन आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है वो भी इस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा। सो ये मेरे को कोई भी कनाडा में कोई भी जगह पे कहीं पे भी मैं ले सकता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस कहीं पे भी ले सकता हूँ। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए अगर सपोज आपके 70 to 75 स्कोर्स आते हैं तो हाँ मैं ऐसा कहूँगी कि आप कहीं पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम ही टॉप रैंक टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, वाटरलू है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, विंसर है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एटलीस्ट 75 to 80% में मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, जिसमें भी अगर टॉप 5 है उसमें तो 95% की रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम स्टेट बोर्ड। हाँ, लेकिन मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं कहीं पे भी जाके कनाडा में पढ़ सकता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल कर सकते यूजी हैं डिप्लोमा मेरे को कोई भी स्टेट में मिल सकता है, प्रोविंस आराम में? से, क्योंकि आपके केस में जो आपके फ्रेंड के केस में हमें प्रॉब्लम आ रहा है मैथमेटिक्स, जी। वो हमें प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सो अच्छा, हम आराम से आपके केस में तो कहीं पे भी जहाँ पे आप मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं जो परसेंटेज को लेकर के है, तो हम आराम से कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मैडम मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे और मेरा फ्रेंड कोई कॉमर्स रिलेटेड चीज़ में अगर लेना चाहें, मान लीजिए हमने बीबीए कर लिया, जी ऐसा कुछ कर लिया, जी पॉसिबल है क्या? जी। मैंने लिया तो किया तो साइंस में है, कॉमर्स तो किया नहीं है 12th में। आप आराम से बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले पाएंगे। पर बात ये होगी कि साइंस के सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आप बिजनेस प्रोग्राम क्यों करना चाहेंगे, सिवाय कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो।
तो क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है कि जिसकी वजह से आप इंजीनियरिंग मतलब कि साइंस के प्रोग्राम्स छोड़ करके आप कॉमर्स स्ट्रीम में कंटिन्यू करना मैडम आप चाहते खुद ही हैं? समझ सकते हो, मेरा 50% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, साइंस में उतना अच्छा लगता नहीं है। ओके। तो मुझे लगता है कि कॉमर्स मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। एज सच, क्योंकि देखिए बात ये होगी कि अगर सपोज आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स या साइंस लेना चाहे तो हमें वहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स में लेना चाहे या आर्ट्स में लेना चाहे तो हम आराम से एडमिशन ले सकते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ेगा एंड ये भी बताना पड़ेगा कि जैसे आपने आपके इंक्वायरी फॉर्म में मेंशन किया है कि आपके जो फादर हैं वो खुद का बिजनेस रन करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन कर सकते हैं कि आप अपने फादर से इतने इंस्पायर हुए हैं कि आप बिजनेस में ही अपनी बैचलर्स डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अगर मैंने 12th कॉमर्स में ही किया होता तो मैं सीधा कॉमर्स में ले ही सकता था, जी उसमें भी बिल्कुल वही ले सकते थे, लेकिन अगेन बात वहां पे आ गई ना कि मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन को मैथमेटिक्स चाहिए, तो भले ही आपके 90% 12th में क्यों ना आए होते, मैथमेटिक्स अगर नहीं है तो हमें प्रॉब्लम काफ़ी जगहों पे फेस करना पड़ता है। मतलब कॉमर्स में भी जी मैथमेटिक्स जी चाहिए। हाँ, जी हाँ। तो अगर बीबीए करना हो तो उसके लिए भी उनको मैथ्स जी चाहिए। हाँ, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में, या तो फिर मैं ऐसा कहूँगी कि मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में जो अच्छी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे उनको ट्वेल्थ ग्रेड का मैथमेटिक्स चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हुआ कि मतलब किसी ने भी 12th किया हो जीईएसबी से, जी जो मेरे साथ जितने भी जी स्टूडेंट्स हैं उनको जी। कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल ही नहीं सकता। या तो फिर देखिए दो चीज़ें होगी, या तो वो स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि वो डिप्लोमा लेगा, एडवांस डिप्लोमा लेगा क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं पर्टिकुलरली या तो डिप्लोमा फिनिश करके मैं डिग्री में ट्रांसफ़र ले लूँगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जो देर आर सम बिग टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन जो पाथवे प्रोवाइड करती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, जैसे साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है। साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया की काफ़ी टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन है वैंकूवर में। तो वो यूनिवर्सिटी एक पाथवे रन करती है जिसमें फर्स्ट ईयर आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी है एंड देन सेकेंड ईयर आप डिग्री में ट्रांसफर लोगे, तो आपका कहीं पे भी एक साल एडिशनल नहीं होगा और आपके मन चाहे इंस्टीट्यूशन में आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करके निकलोगे। तो ऐसे अच्छे ऑप्शंस भी कनाडा प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड कि आपके परसेंटेज अच्छे हो एंड ऑब्वियसली आप अफोर्ड कर पाएँ। सो आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने अगर 12th में कॉमर्स भी लिया होता और मुझे बीबीए लेना होता या बीकॉम लेना होता, फिर भी मैथमेटिक्स की जो डिग्री लेने के लिए ज़रूरत पड़ती ही पड़ती मेजॉरिटी मुझे, इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरत हाँ, पड़ती ही लेकिन पड़ती। आप ये भी एक बात समझिए कि जहाँ तक मैं एशिया के स्टूडेंट्स की बात करूँ एंड मेजॉरिटी, बिकॉज आप समझिए कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं पे 75 to 90% अगर हमें चाहिए, सारे स्टूडेंट्स के तो इतने परसेंटेज नहीं आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में काफ़ी कम है, 98 के आसपास खाली यूनिवर्सिटीज़ होगी कि जिसमें जो यूनिवर्सिटीज़ है जो बैचलर्स और मास्टर्स या पीएचडी प्रोवाइड करती है। तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट हर कोई ना मीट करने की वजह से मेजॉरिटी एशियन स्टूडेंट्स डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा लेकर के ही जाते हैं, तभी जाकर के कनाडा का ये जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है वो चल पा रहा है। ओके। सो आप कुछ पाथवे के बारे में बता रहे थे मैडम, ये क्या चीज़ होती है? पाथवे का मतलब होता है कि जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है कि जिसमें या तो आप एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप दोनों रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो यूनिवर्सिटी अपने पाथवे कॉलेज में आपको दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करवा करके डिग्री के सेकेंड ईयर में आपको वो ट्रांसफ़र देगा। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, फिर टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है। सो ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट बहुत कीन होता है जाने के लिए, फाइनेंशियली कैपेबल भी होता है वहाँ पे जाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली या तो वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा है या तो फिर वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेता है, पर वो कॉलेज में पढ़ाई करता है। कॉलेज का कैंपस भी वो यूनिवर्सिटी का कैंपस ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम 90% चाहिए। 90% आपके 12th में नहीं है, यू हैव जस्ट गॉट 65 to 70%। तो क्या होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की कॉलेज है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा, वो विनीपेग में ही है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के कैंपस में ही है, लेकिन आपको कॉलेज में पढ़ना है जो है इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा। सो फर्स्ट ईयर में जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट एंट्री के लिए एंड इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे हैं, वो दोनों रिक्वायरमेंट आईसीएम में फुलफिल करवाई जाएगी एंड 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में आपको ट्रांसफर मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि ऐसे डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाने पर आपको ऐसा ऑप्शन तो मिल ही जाता है जहाँ पे आप मनचाही इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं।
सो इवेंचुअली जो डिग्री होगी वो आपकी इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशंस की होगी। जी। मैडम ये तीसरा फ्रेंड भी मेरे साथ आया है। अब इसने बेसिकली 12th 5 साल पहले ख़त्म किया था, फिर अपने फादर के बिजनेस में लग गया। फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, वहाँ पे सुपरवाइजिंग का काम ये करता था। तो ओके। इसका भी कुछ कनाडा हो सकता है क्या? 12th 5 years पहले किया। जी। तो परसेंटेज उनके क्या होंगे वही 55% आए हैं उसके। और सब्जेक्ट्स क्या होंगे, मतलब 12th कॉमर्स किया था उन्होंने? हाँ, 12th कॉमर्स किया है। देखिए 55% है तो बात घुमा फिरा करके तो वहीं पे आए कि हम कॉलेज लेंगे जी। एंड अगेन डिप्लोमा या तो एडवांस डिप्लोमा लेंगे। पर हो सकता है ना, 5 साल का गैप का कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। 5 साल का गैप है तो क्योंकि जेन्युइनली वर्क किया है बंदे ने तो वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स प्रोवाइड करके हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो कि डिप्लोमा में मीट हम कर ही रहे हैं, इंग्लिश के एग्जाम दे करके हम एडमिशन ले सकते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। जी। मैडम ये जो वीज़ा एप्लीकेशन आप बता रहे हैं, इसमें हम्म। मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब क्या इसका प्रोसेस क्या है वीज़ा एप्लीकेशन का? देखिए सबसे पहले ये होगा कि आपका एडमिशन किया जाएगा। आपके एडमिशन लेटर में एडमिशन कंफर्म करने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने एक मिनिमम डिपॉजिट का अमाउंट रखा होगा। वो चाहे 50% हो सकता है, वो चाहे 100% हो सकता है जो कि 1 ईयर का ट्यूशन फीस है, या तो हो सकता है कि 1500 to 2500 कैनेडियन डॉलर भी हो। वो डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। जो भी अमाउंट होगा टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, वो पे करने के बाद हम अपनी सीट कंफर्म करवाएंगे। वो हो जाने के बाद, क्योंकि हम इंडिया से वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं और इंडिया के लिए कैनेडियन हाई कमीशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम। ये स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम में वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 1 ईयर का ट्यूशन फ़ी पेमेंट होना ज़रूरी है बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन। सो अगर सपोज आपकी 18,000 कैनेडियन डॉलर ट्यूशन फीस है तो आपको बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन 18,000 कैनेडियन डॉलर आपको पे कर देना है। सो आपने जो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए आपने जो 50% पे किया था वो, उसके बाद देन फिर बाकी का रिमेनिंग अमाउंट भी हमें पे करना है, लेकिन बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन, मतलब कि 1 ईयर का ट्यूशन फी पेमेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा हमारा लिविंग एक्सपेंस के लिए। सो लिविंग एक्सपेंस के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 16 बैंक्स रखी है, जिसमें से स्टूडेंट को अपना कैनेडियन बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और वहाँ से गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए स्टूडेंट को 20,635 कैनेडियन डॉलर अपने इंडिया के बैंक अकाउंट से अपने कनाडा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। ये स्टूडेंट के ही पैसे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिविंग एक्सपेंस के लिए। तो आप ऐसा नहीं समझे कि मैं कनाडा जाऊंगा और ये जो 20,635 कैनेडियन डॉलर है वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर पाऊंगा, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपके 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस है। तो क्या होगा कि जैसे आप कनाडा जाएंगे, आप अपना अकाउंट जो है बैंक के साथ उसको आप एक्टिवेट करेंगे, बैंक आपको पहला विड्रॉल अप्रोक्सीमेटली 6,000 के आसपास देगा एंड देन फिर एवरी मंथ आप 1,300 कैनेडियन डॉलर विड्रॉ कर पाएंगे 11 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट्स में। सो ये अमाउंट आपका है एंड जो अलग अलग अमाउंट जो उन्होंने बांधी रखी हुई है उस हिसाब से आप उसमें से विड्रॉल ले पाएंगे। सो ये सेकेंड स्टेज रहा हमारा जीआईसी का। तीसरा, हम मेडिकल के अपॉइंटमेंट लेंगे। तो कनाडा पैनल फिजिशियन जो कनाडा ने ऑथोराइज हॉस्पिटल्स किए हैं, तो जैसे आप सूरत से हैं तो या तो हमें नज़दीक होगा या तो अहमदाबाद या तो हम मुंबई, तो हम ऑथोराइज हॉस्पिटल से आपका अपॉइंटमेंट लेंगे, आप वहाँ पर जा करके मेडिकल करवा करके आएंगे। मेडिकल में आपको कोई भी रिपोर्ट शेयर नहीं किए जाएंगे क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स होंगे वो डायरेक्टली वीज़ा ऑफिस को हॉस्पिटल शेयर करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिया जाएगा, वो हमें वीज़ा एप्लीकेशन में मेडिकल प्रूफ के तौर पे हमें रखना होता है। सो हमें 3 चीज़ें मीट करनी है बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन। 1 ईयर ट्यूशन फी पेमेंट होना चाहिए, जीआईसी परचेज किया हुआ होना चाहिए एंड मेडिकल होना चाहिए। अब चौथी एक चीज़ आती है, लेकिन वो आपके एडमिशन के साथ कहीं ना कहीं पे मीट हो जाती है, जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट। आइल्स में अप्रोक्सीमेटली नहीं, आईएलटीएस में हमें कंपलसरी, अगर हम आइल्स दिया है तो ओवरऑल 6 बैंड्स लाने हैं एंड अगर आपने पीटी दिया है तो हमें 60 लाने हैं। ये आपको मीट करना है, तब जाकर के हम एसडीएस की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। पीटी में 60 या पीटी में ओवरऑल 60 लाने और हैं, वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉफेल नहीं चलता है? और टॉफिल एक्सेप्टेबल है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 80 और 85 के बीच की रेंज रहेगी उसकी रिक्वायरमेंट के लिए। मतलब मैं टॉफेल भी दे सकता हूँ, पीटी भी दे सकता हूँ और आईएलटीएस भी दे जी सकता हूँ? बिल्कुल, आप तीनों तीन दे पाएंगे। तो आजकल ऐसा सुना है मैडम कि कुछ कोटा सिस्टम इन्होंने रखा है कनाडा में। 22 जनवरी
जो कि ऑब्वियसली इंडिया की डेट थी, 21 जनवरी को अनाउंस हुआ था, लेकिन 22 जनवरी को ये पब्लिश हुआ, जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत मेजर चेंजेस अनाउंस किए। पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि 2024 के लिए वो लोग 3,60,000 स्टूडेंट्स ही लेंगे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। ये कोटा उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा जो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं, मतलब कि जो कनाडा के बाहर है, जो ऑफ शोर है। तो ऑफ शोर स्टूडेंट्स 3,60,000 का कोटा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये कोटा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री एंड पीजी डिप्लोमा पे ही एप्लीकेबल है। कोई भी मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये कोटा सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको 3,60,000 स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा। अब ये 3,60,000 टोटल कोटा में से कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज को अपने हिसाब से कोटा दिया है। जैसे ऑन्टेरियो को 2,36,000 दिया, ब्रिटिश कोलंबिया को 83,000 दिया, मैनीटोबा को अप्रोक्सीमेटली 15,000 दिया, नोवा स्कोशिया को 13,000 दिया। सो वो टोटली फेडरल गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि उसको कौन सी प्रोविंस एंड कौन सी टेरिटरी को कितना कोटा देना है, एंड उस कोटा की लिमिट में रहते हुए हमें प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लेना है जो कि प्रोविंस इश्यू करके देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जा रहे हो हम्बर कॉलेज में, हम्बर कॉलेज ऑन्टेरियो टोरंटो में आई है, तो ऑन्टेरियो गवर्नमेंट से कॉलेज प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर ला करके देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर कॉलेज ही देगा, लेकिन कब? जब ऑफर लेटर आ जाने के बाद आप ट्यूशन डिपॉजिट पे करते हो तब। ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर के ऊपर अटेस्टेशन लेटर की एक्सपायरी डेट भी होती है। ये एक्सपायरी डेट तक आप मल्टीपल टाइम इसको वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मल्टीपल टाइम वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपको पता ही होगा कि कनाडा का वीज़ा या फिर कोई भी कंट्री का वीज़ा हम एकदम ही श्योर तो नहीं हो सकते कि हमारा आ ही जाएगा। सो अगर सपोज हमारा बैड लक रहा एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी फर्स्ट टाइम की वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है और हमारा प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर फ्यूचर की डेट के लिए वैलिड है और वो डेट अभी भी दूर है, तो हम सेकेंड टाइम की वीज़ा एप्लीकेशन भी उस प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर के बेसिस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके या तो मैडम मैं कनाडा जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? कैंपस के अंदर रहूंगा कि बाहर रहूंगा? ऑन कैंपस भी आप रह सकते हैं, ऑफ कैंपस भी रह सकते हैं, लेकिन ऑन कैंपस रहना काफ़ी एक्सपेंसिव होगा आपके साथ। तो जनरली जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करते हैं कि टेम्पररी एकोमोडेशन फ़िलहाल तो बुक करवा करके जाते हैं। जो बाहर प्राइवेट एकोमोडेशंस होता है वो पेइंग गेस्ट के तौर पे रहते हैं, एंड देन फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे आप रहोगे आपको पता चल ही जाएगा, कुछ फ्रेंड्स बनेंगे आपके, तो शेयरिंग में भी स्टूडेंट्स रहना प्रेफर करते हैं ताकि ऑब्वियसली उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो शेयर हो जाए और काफ़ी कम अमाउंट में वो अपने लिविंग एक्सपेंस मिल जाता है को करे। accommodation? जी हाँ, आराम से मिल जाता है। ओके मैंने ऐसा सुना है मैडम कि घर से भी बैठ करके जैसे टोफेल है या ड्यूलिंगो है वो दे जी। सकते हैं और वो भी चल जाता है काम? देखिए पहली बात तो ऐसा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो एसडीएस के लिए जो रूल्स डिफाइन किए हैं, जिसमें से जो इंग्लिश का टेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो आइल्स है, पीटी है और टॉफेल है। ये तीन एग्जाम्स वो सेंटर वाले एग्जाम्स ही एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आईएलटीएस आप ऑनलाइन नहीं दे सकते, जैसे आईएलटीएस इंडिकेटर भी है जो घर बैठ करके दिया जा सकता है, तो आईएलटीएस ऑनलाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम पीटी जो है वो होम एडिशन एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड तीसरा टॉफेल भी जो है वो होम एडिशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये होगा कि पर जो कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ उनके साथ मैंने बात की है तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, भले वो एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि वो एडमिशन स्टेज के ऊपर है। वीज़ा एप्लीकेशन स्टेज के ऊपर हम होम एडिशन वाला इंग्लिश का टेस्ट कोई भी तरीके का क्यों ना हो हम एक्सेप्ट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, एंड यू लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि एसडीएस के लिए वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। मैडम ऐसा मैंने सुना है कि कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ भी काम कर सकते हैं, कुछ कोऑप जैसा क्या होता है वो? जी हाँ, वन काइंड ऑफ आप इंटर्नशिप कह सकते हैं। कोऑप प्रोग्राम्स काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में होता है, जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में भी है, कुछ कुछ बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं। अब ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है या तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा या तो वो आपका जो लास्ट सेमेस्टर होगा तब होगा। अब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में बात ये हो जाती है कि आपके प्रोग्राम और सिलेबस की वो रिक्वायरमेंट है कि आपको वहाँ पर जाकर के इंटर्नशिप कंप्लीट करना है। तो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए आपको क्या होगा कि वहाँ पर जाकर के कॉलेज आपको कुछ एम्प्लॉयर से मिलवाएगी आपके साथ। अगर वो कंफर्म होता है कि वो इंटर्नशिप आपको देने के लिए रेडी है तो आप वहाँ पर जाकर के या तो पेड या तो अनपेड इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर उस एम्प्लॉयर के साथ ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपका रेपुटेशन एंड रेपो अच्छा रहा तो वो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे आएंगे तो वही आपको रख सकते हैं।
ओके। और मैडम मुझे अगर लोन चाहिए तो लोन मिलता है क्या पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, आप लोन ले सकते हैं। जनरली कनाडा में क्या होगा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे जो बैंक है वो आपको अनफॉर्चुनेटली बैचलर्स एंड मास्टर्स पे ही लोन देगी। दो ऑब्वियसली क्योंकि आप डिप्लोमा के लिए जाएंगे तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लोन नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो नेशनलाइज बैंक्स होती हैं उनकी एजुकेशन लोन के लिए क्राइटेरियाज कुछ अलग होते हैं एंड मेजोरिटी वो बैचलर्स एंड मास्टर्स पे लोन देती हैं। हाँ, आपका बैंक्स के साथ टर्म्स अच्छे हो तो ऑब्वियसली वो डिप्लोमा पे लोन देती है, लेकिन मेजॉरिटी बैचलर्स पे दिया जाता है। इसके अलावा जैसे HDFC क्रेडिला है, आवांस है, वो भी आपको आराम से लोन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों टाइप की लोन दे सकते हैं। और क्या बजट होता है मैडम पढ़ने के लिए? आप ऐसा समझिए कि अगर एक साल की ट्यूशन फीस होगी अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 लाख रुपए, जो कि एक साल की ट्यूशन फीस है। ये मैं मिनिमम अमाउंट आपको बता रही हूँ। अगर आप बैचलर्स के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो। सो 12 से 13 लाख रुपए एक साल की ट्यूशन फीस होगी। और इसके अलावा जो GIC 20,635 मैंने आपको बताया वो है अप्रोक्सीमेटली 13 लैक्स के आसपास। सो आप ऐसे समझिए कि 25 से 26 लाख रुपए आपको रेडी करने हैं बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन। कुछ स्कॉलरशिप मिलता है क्या मैडम? कनाडा में स्कॉलरशिप आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आने में आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज में अगर स्कॉलरशिप मिलेगा भी तो हार्डली 1,000 to 2,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा नहीं। ओके। और मुझे पार्ट टाइम वर्क अलाउड है? जी हाँ, 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग स्टडीज आप काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड समर वेकेशन आप फुल टाइम काम कर पाएंगे। मैं मेरे पेरेंट्स को बुला सकता हूँ क्या मैडम? आपके पेरेंट्स जो है वो विजिटर वीज़ा पे आ पाएंगे जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे होंगे या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे होंगे। या जब तक आपको PR नहीं मिलता तब तक आपके पेरेंट्स विजिटर वीज़ा पे के लिए आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आप आराम से बुला सकते हैं। तो इनफैक्ट वी रेकमेंड कि भाई आप चले जाओ तो उसके एक साल के बाद 6 महीने से लेकर के एक साल के अंदर आप अपने पेरेंट्स के पास अगर फंड्स हैं वो अगर बता सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 लाख रुपीज़, तो आप आराम से आपके पेरेंट्स विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी जितनी भी होगी उतना उनको वीज़ा मिलेगा। ये जो मेरा फ्रेंड है जिसका 5 साल अभी फादर के साथ काम कर रहा है, इसने तो शादी भी कर ली है, बच्चा भी है, तो लेके जा सकता है क्या बच्चे और वाइफ को? देखिए, जो 22 जनवरी को जो नया अपडेट हुआ जिसमें कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, तो साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी लोग डिपेंडेंट्स के लिए लेकर के जा सकते थे, जो पहले जैसे होता था कि डिप्लोमा वाले भी अपने डिपेंडेंट्स को लेकर के जाते थे। डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहती हूँ। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि हस्बैंड या वाइफ या तो फिर चाइल्ड और चिल्ड्रन। पेरेंट्स को वो लोग डिपेंडेंट में कंसिडर नहीं करते हैं और ना ही फैमिली में वो लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि जो नया अनाउंसमेंट हुआ वहाँ पे उन्होंने कंपलसरी ये डिफाइन कर दिया है कि मास्टर्स डिग्री होल्डर ही अपने डिपेंडेंट्स को लेकर के जा सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली आपके फ्रेंड को अगर जाना है तो मास्टर्स हमें करना पड़ेगा, पर विदाउट बैचलर्स डिग्री हम मास्टर्स कर नहीं पाएंगे। तो इसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ और एक्सेप्शंस भी दिए हैं। कुछ बैचलर्स डिग्री उन्होंने ऐसी रखी है कि अगर आप वो पढ़ाई करते हो तो आप अपने डिपेंडेंट को लेकर के जा सकते हो। तो जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, बैचलर ऑफ लॉज है, बैचलर ऑफ मेडिसिन है एंड बैचलर ऑफ नर्सिंग है। तो ये कुछ बैचलर्स डिग्री ऐसी रखी है कि जो आप पढ़ोगे तो आप अपने डिपेंडेंट को लेकर के जा सकते हो। पढ़ने के बाद मुझे कुछ काम करने का राइट मिलता है मैडम? क्वालिफिकेशन ख़त्म करने के बाद मिनिमम 2 इयर्स क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। ये अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 इयर्स की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो होते हैं जो बैचलर्स के बाद जाते हैं तो उनका 1 ईयर का PG डिप्लोमा होता है या 1 ईयर का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होता है, तो वो 1 ईयर ख़त्म करने के बाद दूसरा 1 ईयर ख़त्म करते हैं एंड देन फिर वो 3 साल की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए वैसे भी एलिजिबल होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। डिप्लोमा फिनिश करने के बाद आप 3 इयर्स की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके। और उसके बाद मुझे PR भी मिलता है कनाडा में? जी हाँ, परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा की बात करें तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रोविंस में हैं। अगर आप कुछ रिमोट एरिया में हैं जैसे मैनिटोबा हुआ, नोवा स्कोशिया हुआ, न्यू ब्रंसविक हुआ, न्यू फाउंडलैंड हुआ, यूकॉन टेरिटरी हुआ, अगर आप ऐसे कुछ एरिया में हैं तो आपको परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा बहुत आराम से मिल जाएगा, जो उनके स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा की कैटेगरीज में आएगा। अगर आप ऑन्टेरियो की साइड रहेंगे या ब्रिटिश कोलंबिया में एक लेवल पे उसके साइड रहेंगे तो आप ऐसा समझिए कि आपको 1 साल काम करना है। क्वालिफिकेशन खत्म करने के बाद जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे आते हैं तो आपको 0A and B कैटेगरी में आपको काम करना पड़ेगा और आपको 1560 आवर्स काम करना पड़ेगा एलिजिबल होने के लिए कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। इसको CEC क्लास कहा जाता है।
सीईसी क्लास में अगर आप ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका आ जाता है, जैसे जैसे अगर सपोज आप ऐसा बोले कि आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव अगर आपने 1560 आवर्स काम किया एक साल में, तो आप पीआर के एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल बनते हैं। और इसके बाद कनाडा मुझे सिटीजनशिप भी देगा? जी बिल्कुल, आपको सिटीजनशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप कुछ उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करें, जिसमें जो कुछ ईयर्स एंड कुछ डेज होते हैं जो आपको वहाँ पे स्पेंड करने होते हैं। इसके अलावा उनकी सिटीजनशिप की एग्जाम होती है, वो भी आपको देनी होती है। वो हो जाने के बाद हाँ बिल्कुल आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम मुझे कनाडा एक्चुअली जाने में इंटरेस्ट है, और मैं मेरे 2 फ्रेंड्स को भी लेके आया हूँ। ओके। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस थे जिसके कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कैसे, जब मतलब मुझे नीड सम आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप मुझे अपना प्रोफाइल बताएंगे? जी। मैंने अभी बीएससी रिसेंटली ख़त्म किया है, और मुझे 55% के आसपास मुझे आएंगे। मैंने बायोलॉजी में अभी बीएससी ख़त्म किया है। ओके, तो फिनिश किया, इट मींस कि आपके परसेंटेज आ चुके हैं, रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। मैं वेट कर रहा हूँ। 55% बस रिसेंट ही हूँ, और मैं 55% जितना आएंगे मेरे को, मैं श्योर हूँ। ओके, एंड कौन सी यूनिवर्सिटी आज से आपने बताया? वीएनएसयू से किया, ठीक है। तो मुझे कनाडा जाना है मैडम, तो मैं क्या ऑप्शंस ले सकता हूँ कनाडा में? ओके, तो आपने बताया है कि आपने बीएससी किया है बायोलॉजी के साथ, 55% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिसेंट ईयर में, मतलब कि 2024 में, राइट? ओके, सो कनाडा में आप मुझे बताएंगे कि आपने सिटी या प्रोविंस प्रेफरेंस आपका कुछ है, आपने ऐसा कुछ सोचा है? मैडम सब लोग टोरंटो टोरंटो बोलते हैं, तो मुझे टोरंटो जाने की इच्छा है। ओके, पर आपने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है? नहीं, मुझे तो कनाडा के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है। ओके, देखिए, ओके चलिए, जनरली क्या होता है कि इंडिया में हम देखते हैं कि बैचलर्स करने के बाद हम जनरली मास्टर्स करते हैं, राइट? तो कनाडा में आपने क्या सोचा, आपको क्या करना है बैचलर्स के बाद, आप क्या करना चाहते हैं? बैचलर्स के बाद तो मास्टर्स ही होता है ना मैडम, दूसरा कुछ होता है क्या? ओके, नाउ देखिए कनाडा में क्या होगा कि बिकॉज जो उनकी पॉलिसी है मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, वो ये है कि उनको जो परसेंटेज चाहिए वो मिनिमम 75 to 80% चाहिए। मैं मिनिमम बता रही हूँ। ओके, सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि क्योंकि इंडिया में हमारे जो बैचलर्स डिग्री है अदर देन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोग्राम, हमारा जो बीएससी है या बीबीए है या बीए है, राइट, ये सारे 3 साल की डिग्रीज हैं। तो इसीलिए अगर हमारे 90% आएंगे फिर भी हमें हमारी डिसिप्लिन में मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन एकेडमिक क्राइटेरिया फुलफिल न करने की वजह से नहीं मिलेगा। भले ही हमारे आइल्स में बहुत अच्छे स्कोर्स हो, भले ही हमारे बैचलर्स में 90% क्यों ना हो, पर क्योंकि 4 इयर्स की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हमें मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि 98% यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो बैचलर 4 इयर्स है। लेकिन साथ में मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर्स किया है उसका नैक एक्रेडिशन देख करके एंड परसेंटेज अगर आपके 75 to 80 मिनिमम आए हैं तो भी आपको वो मास्टर्स में एडमिशन देने के लिए रेडी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि ओंटारियो में एक लेखिड यूनिवर्सिटी है जो थंडर बे में आई है, और ये यूनिवर्सिटी ऐसा कहती है कि अगर आप इंडिया से हैं और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो नैक ए एक्रीडेटेड है, ओके, तो जैसे अब तक का मेरा नॉलेज ये रहा है कि वीएनएसयू को ए नैक एक्रीडेशन मिला था। अभी करंट सिचुएशन क्या है वो तो आई नीड टू चेक, पर ए नैक एक्रीडेशन मिला है, इसका मतलब ये रहा कि कनाडा में एक क्रीडेंशियल असेसमेंट बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। ये असेसमेंट बॉडी से अगर आप अपना असेसमेंट करवाते हैं तो ये असेसमेंट बॉडी ऐसा लिख करके देगी कि वीएनएसयू क्योंकि नैक ए एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है तो दो वो 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री आपने कंप्लीट किया है फिर भी वो कैनेडियन इक्विवेलेंसी में बैचलर 4 इयर्स मेंशन किया हुआ आएगा। इट मीन्स कि हमने 4 इयर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल की उनकी। सो ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जहाँ पे हम बैचलर 4 इयर्स ना करने के बावजूद भी हम मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल नहीं है। जी, तो आपने जैसे बोला कि मुझे ये वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज में कुछ क्या करवाना पड़ेगा? एक्रेडिशन क्रीडेंशियल असेसमेंट करवाना पड़ेगा। क्रीडेंशियल असेसमेंट का मतलब होता है कि आपके इंडिया के एजुकेशन की कैनेडियन इक्विवेलेंसी क्या है। आप बैचलर्स कह रहे हो तो क्या वो बैचलर्स इक्विवेलेंसी है कनाडा के हिसाब से या नहीं?
ओके, सो ये जो आपने बताया कि मुझे एक्रेडिशन करवाना पड़ेगा, जी राइट? अब मेरे एजुकेशन क्रेडेंशियल एक्रेडिशन करवाना पड़ेगा, जी हाँ। राइट? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसके लिए। पहले तो ऑब्वियसली मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपके 55% है तो ये पॉलिसी एनीवे हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले से क्लैरिटी दे दी थी कि 75 to 80% हमें चाहिए, तब जाकर के हम ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, जी, राइट? बट फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज 2 टाइप के असेसमेंट कंडक्ट करता है, एक है कोर्स बाय कोर्स असेसमेंट और एक पीआर के टाइम पे हमें एक चाहिए होता है डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट असेसमेंट। डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट असेसमेंट अभी हमारे काम का नहीं है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब मैं आपको कोर्स बाय कोर्स असेसमेंट के बारे में बता देती हूँ। कोर्स बाय कोर्स असेसमेंट करने के लिए हमें आपकी जो यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज जो बॉडी है उसके साथ आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर की जाएगी, जो एक आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट करके देगा। ये रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाने के बाद आपने आपका बैचलर्स वीएनएसयू से किया है, तो जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी में जा करके आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि आपकी बैचलर्स की इंडिविजुअल मार्कशीट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों चीज़ें उनको यूनिवर्सिटी के सील एनवलप में वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कनाडा का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, जो आपके एप्लीकेशन में वो लोग प्रोवाइड करेंगे, उस पर कुरियर करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो मार्कशीट्स होगी वो सारी फोटोकॉपीज है आपकी ओरिजिनल की, जो यूनिवर्सिटी ये सारी फोटोकॉपीज के ऊपर सील एंड स्टैम्प करेगा, मतलब ऑब्वियसली जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर होंगे वीएनएसयू के, वो सील एंड स्टैम्प करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और आपको वो एनवलप दे देंगे। या तो यूनिवर्सिटी खुद कुरियर करेगी डायरेक्टली वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज को, या तो वो एनवलप आपको दे दिया जाएगा। आपको दे दिया जाता है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कुरियर कर सकते हैं, या तो वीएनएसयू खुद कुरियर करके भी आपको इन्फॉर्म कर सकती है कि उन्होंने कुरियर कर दिया है। ये एनवलप जब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज को मिल जाता है, तब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज लगभग 7 to 10 डेज में हमें असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज करके दे देगा। इसके कॉस्ट के मैं बारे में बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली $300 to $350 कैनेडियन डॉलर असेसमेंट कॉस्ट होता है। एंड ये काफ़ी यूजफुल भी है, बिकॉज ऑब्वियसली आप क्लेम कर रहे हो कि आपने बैचलर्स डिग्री किया है और उन्हीं की असेसमेंट बॉडी, जो कि कनाडा की असेसमेंट बॉडी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, जो कि जिसको हम वैस कहते हैं, वो अगर हमें उसी के रिपोर्ट पे लिख करके दे देता है कि ये बैचलर्स डिग्री 2-3 ईयर्स है लेकिन 4 ईयर्स इक्विवेलेंसी में आता है, तो जो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है डिसीजन देने के लिए आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर। जी। तो मेरे केस में तो वैसे भी मुझे मास्टर्स आप बोल रहे हो कि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे 55% एक्सपेक्टेड है, हाँ, उतना ही आएंगे। अगर मिलेगा भी तो क्या होगा कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे बायोलॉजी में ही मिलेगा भी तो क्या होगा कि देखिए कनाडा में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ 98 है, बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। अब अनफॉर्चुनेटली आप खुद ही समझिए कि अगर 98 यूनिवर्सिटीज़ में अगर हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट बन करके बायोलॉजी में अगर मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना है तो कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अप्लाई करेगा, जिसमें से भी हमारे से अच्छे अच्छे प्रोफाइल भी होंगे, प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट का भी उनका कोटा होता है जो उनको ध्यान में रखना होता है। तो हमारी एप्लीकेशन फीस ही अप्लाई करने पर बर्बाद होगी, हमारा एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नॉर्मल मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर करती है, तो अगर आपकी इच्छा ऐसी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स करना है, आप प्रोग्राम के स्पेशलाइजेशंस के साथ, क्रेडेंशियल के साथ, डिग्री के नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसमें हम मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होगी, ना कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूंगा तो वीजा आएगा मेरा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स है वो चले जाते हैं, या फिर आपके जो पार्ट टाइम वर्क राइट्स है वो चले जाते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कनाडा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए एलिजिबल है, उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के में से क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सो मतलब ऑफिशियल कोई एक वेबसाइट है, जी आप ऐसा बता रहे जी हैं, जहाँ पे कि सब इंस्टीट्यूशंस को लिस्ट किया हुआ है? जी अच्छा, और मैं देख सकता हूँ मैडम घर पे जाके? जी बिल्कुल, www.canada.ca ये कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रिलेटेड टू वीज़ाज़ एंड बाकी सारी, सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं हम, वीज़ाज़ कैसे मिल सकते हैं, इनफैक्ट उनकी जो टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो एक कैनेडियन सिटीज़न को मिलनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे है।
ठीक है। तो बेसिकली मुझे समझ में आता है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है या जी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जी उसमें मेरे लिए मास्टर्स मिलना मुझे बहुत डिफिकल्ट है। हाँ तो मैं जी क्या ले सकता हूँ मैडम? देखिए जनरली क्या होता है कि ये चीज़ तो क्लैरिटी मैंने दे दी कि 3 साल का बैचलर्स है। ये भी हमें अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर इंडिया की सारी बैचलर्स डिग्री अदर देन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट प्रोग्राम एंड मेडिसिन प्रोग्राम अगर 3 साल का बैचलर्स है तो वो लोग क्या करके जाते हैं, वो लोग उन लोगों को भी तो मास्टर्स मिलेगा नहीं क्योंकि जी। 4 इयर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पीजी डिप्लोमा लेते हैं जिसको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ऑन्टेरियो प्रोविंस के लिए। ओके। अदरवाइज आप हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पीजी डिप्लोमा या पोस्ट बैचलरेट डिप्लोमा, जिसका मतलब है कि बैचलर्स के बाद किया जाने वाला डिप्लोमा जो नॉर्मल डिप्लोमा नहीं है लेकिन पीजी डिप्लोमा है। अगर आप ऑन्टेरियो में जाओगे तो ऑन्टेरियो की कॉलेजेस के वेबसाइट के ऊपर इसको नाम दिया गया है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ये कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है, ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है जिसका मतलब है कि बैचलर्स के बाद किया जाने वाला ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। तो ये जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या पीजी डिप्लोमा है वो 1 ईयर के भी हैं और 2 इयर्स के भी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 2 इयर्स का लेना है या 1 ईयर का लेना है। जनरली स्टूडेंट्स 2 इयर्स का लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि कनाडा का कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आप 2 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। अब ये जो 2 इयर्स प्रोग्राम है इसका मतलब ये हुआ कि आप 1+1 मतलब कि 1 साल का एक ग्रेजुएट सर्टिफिकेट किया, उसके बाद देन फिर आपने दूसरे साल का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट किया जो कि अलग ही प्रोग्राम है, वो करने के बाद भी आप 3 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड अगर आप इकट्ठा कोई एक प्रोग्राम जो कि 2 इयर्स की लेंथ वाला है वैसा अगर आप करते हैं तो भी आपको 3 साल की पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। अच्छा, तो बेसिकली मैं दो लूँ कि एक ही लूँ? वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके परसेंटेज कैसे हैं और कौन से प्रोग्राम और कौन से स्पेशलाइजेशन के लिए आप कीन हैं। तो मैंने जैसे बीएससी बायोलॉजी किया है, तो मैं क्या लूँ? देखिए बायोलॉजी करने के बाद जनरली क्या होगा कि ये तो हमें पता है ही कि सारी यूनिवर्सिटीज़ तो बायोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम एंड क्लोजली रिलेटेड प्रोग्राम बायोलॉजी की तो हमें देगी नहीं, गिनी चुनी इंस्टीट्यूशन ही होगी जो हमें देगी। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो बायोटेक्नोलॉजी जैसा कुछ प्रोग्राम लेंगे या तो फूड साइंस टेक्नोलॉजी जैसा कुछ प्रोग्राम लेंगे या तो मेडिकल लेबोरेटरी जैसा कुछ प्रोग्राम वो लोग ऑप्ट करते हैं, या तो काफ़ी बार बीएससी बायोलॉजी करने के बाद लोग ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जैसा प्रोग्राम भी लेते हैं। तो अगर आपको दिलचस्पी है तो आप हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन जैसा प्रोग्राम भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है मैडम, मेरे ख्याल से इतना इन्फॉर्मेशन तो फिलहाल काफ़ी है और मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ कनाडा के कोई भी प्रोविंस में या कोई भी प्रोवाइडेड स्टेट कि में। आप एलिजिबल हैं, अगर यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की रिक्वायरमेंट अगर 60% रही तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और मेरा ये फ्रेंड आया है मैडम साथ में, इसने जस्ट बीबीए कंप्लीट किया है। ओके तो मुझे लगता है कि इसको भी मास्टर्स तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसको भी 55% हाँ, ही है इन और पे भी 3 साल वही का ही केस है। होगा कि क्योंकि बीबीए है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रोग्राम तो आराम से ऑफर कर ही रही है। तो अच्छा। उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपके केस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम हम आसानी से ले सकते हैं। सो मतलब कॉमर्स के लोगों के लिए प्राइवेट में आराम से हम काम कर सकते क्योंकि हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रही है वो बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स के लिए ऑफर कर रही है, और ये जो लिमिटेड प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स भी हैं जो जी। बिजनेस रिलेटेड हैं। बाकी सब तो मोरलेस इसके केस में सेम ही रहेगा। सेम जो आपके केस में रहेगा वो रहेगा। हाँ। अब मैं आपको ट्यूशन फीस एंड कॉस्ट के बारे में बता देती हूँ। ट्यूशन फीस अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा समझिए कि लगभग लगभग इंडियन रुपीज में 12 से 13 लाख रुपए 1 साल की फीस रहेगी। 12 से 13 लाख। इसके अलावा जैसे ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो हम अपना लिविंग एक्सपेंस कहाँ से लाएंगे, जिसके लिए कनाडा ने गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो स्कीम है वो कंपलसरी इम्प्लीमेंट किया है, जिसके लिए हमें $20,635 कैनेडियन डॉलर हमें अपने इंडिया के बैंक अकाउंट से कनाडा के जो पर्टिकुलरली 14 to 16 बैंक्स जो उन्होंने रखी है उसमें हमें अकाउंट ओपन करवा करके ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेटली रहा इंडियन रुपीज़ में 13 लाख के आसपास। तो आप ऐसा समझिए कि बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन हमें लगभग लगभग 24 to 25 लाख रुपीज़ जो है वो हमें स्पेंड करने हैं। 24 to 25 लाख INR। जी। ओके।
तो ये तो मोरलेस इसका भी सेम ही रहने वाला है, खाली इतना देखना है कि कॉमर्स रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो प्राइवेट में काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं। हाँ जी। और मेरे केस में मास्टर्स डिग्री मिलती नहीं है। हाँ और या तो फिर ये बंदा भी जो है, मेरा जो फ्रेंड है, जी वो भी या तो फिर वो पीजी डिप्लोमा करेगा, और पीजी डिप्लोमा में भी 1 साल का पीजी डिप्लोमा या 2 साल का पीजी डिप्लोमा, जी। डिपेंडिंग ऑन उसको क्या हाँ। मिलता है, और बाकी सब तो सेम आपके है। फ्रेंड के केस में क्या होगा कि क्योंकि उन्होंने बीबीए किया है, बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम किया है, तो उनके पास काफी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी खुल जाती है। जैसे वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ड्यूअल कॉम्बिनेशन जैसा प्रोग्राम कर सकते हैं। ड्यूअल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि काफ़ी बार जो कुछ कॉलेजेस है, जैसे सैनिका जो कॉलेज है, वो बंडल प्रोग्राम ऑफर करती है। बंडल प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि 2 इंडिविजुअल प्रोग्राम को मिला करके एक ऑफर लेटर इशू किया जाएगा, जिसमें आप 2 साल में अलग अलग प्रोग्राम पढ़ोगे। जैसे पहले साल में आपने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग पढ़ा, एंड सेकेंड ईयर में आपने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा। तो वैसा करने पर क्या होगा, फायदा ये होगा कि भले आप 2 साल कर रहे हो, जिससे आप 3 इयर्स की पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो, आपको वीजा भी इकट्ठा 2 इयर्स का साथ में मिल जाएगा, लेकिन आप 2 इयर्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम कर रहे हो, तो स्पेशलाइजेशन आपको अलग अलग मिलेगा, जिससे आगे जा करके आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, अकाउंटिंग में या फिर फाइनेंस में। तो मैडम आपने मेरे केस में बोला कि मैं 1 साल और 1 साल कर सकता जी हूँ, बिल्कुल। अलग अलग जी प्रोग्राम्स। हाँ। और आप अभी बता रहे हो कि कुछ बंडल्ड प्रोग्राम्स भी जी आते हैं, जी तो इसमें और इसमें फर्क क्या? मैं तो एक और एक ले रहा था, तो इसमें मुझे वीजा क्या 1 साल का मिलता है? जी हाँ, 1 ईयर का प्रोग्राम अगर हम लेते तो फिर हैं तो मैं हमें दूसरा साल सिर्फ कैसे पढ़ूंगा? दूसरा साल क्या होगा कि जब आपका 1 ईयर, जनरली कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि आपका प्रोग्राम फिनिश होने वाला होगा, उससे 3-4 महीने एडिशनल वो देती है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट को पता है कि स्टूडेंट को पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए भी अप्लाई करना है, तो उसको सफिशिएंट टाइम चाहिए होगा, जैसे कॉलेज से कोर्स कंप्लीशन लेटर लेना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, एंड देन वीजा के लिए एप्लीकेशन करना। तो क्या होगा कि आपका पहला प्रोग्राम फिनिश हो, उससे पहले ही हम सेकेंड ईयर के प्रोग्राम के लिए आपको ऑप्शंस दे देंगे, और आपकी इच्छा के अनुसार आप जो प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हम अप्लाई कर देंगे। सो आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो से पहले सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, एंड एडमिशन मिल जाएगा, फिर वीजा आपका एक्सपायर होने वाला होगा, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले हम वीजा एक्सटेंशन के प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो वीजा एक्सटेंशन के प्रोसेस भी हम ही कर लेंगे। अच्छा, मतलब आप सेकेंड ईयर का एडमिशन भी यहाँ से करा दोगे? हम ही करवा करके देंगे। ओके। और मेरा वीजा खत्म होगा उससे 3 मंथ्स पहले आप जी। नया वीजा भी लाके दोगे? वीजा एक्सटेंशन की जो प्रोसेस है वो भी हम ही करके देंगे। ओके, ठीक है। और बंडल प्रोग्राम में तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो मेरे को 2 साल का ही वीजा मिलेगा हाँ, एक पर वो साथ में। कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स को ही मिलता है बंडल प्रोग्राम, एंड वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही मिलता है, जी। अनफॉर्चुनेटली। तो मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि कनाडा में बायोलॉजी, फिजिक्स ये सब के बाद ऑप्शंस थोड़े कम हैं? बहुत कम। बहुत कम है। बहुत कम। और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा है? बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, तो जैसे किसी ने अगर एमबीबीएस किया है, या फिर किसी ने अगर माइक्रोबायोलॉजी किया है, या फिर किसी ने अगर बैचलर ऑफ नर्सिंग किया है, या फार्मेसी किया है, या फिजियोथेरापी किया है, या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स अगर उन्होंने किया है, तो उन लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली अक्सर जो है वो 99% स्टूडेंट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन का ही प्रोग्राम लेकर के जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम है ही नहीं। फार्मेसी प्रोग्राम, मेडिसिन प्रोग्राम, नर्सिंग प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम, फिजियोथेरापी प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम रेगुलेटेड प्रोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें उसी में मास्टर्स करना है तो हमें उनका लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप बता रहे हो कि ये रेगुलेटेड प्रोग्राम्स हैं? जी। दीज आर रेगुलेटेड प्रोग्राम्स जो आपने बताया, फिजियोथेरेपी जी वगैरह, जी वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते? जी हाँ, क्योंकि रेगुलेटेड प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि जिस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने के लिए, प्लस इन वो प्रोग्राम फिनिश करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ का लाइसेंस लेना ठीक पड़ता है। अब जैसे मैंने खुद की मेरी बात करूं तो बीएससी बायोलॉजी किया है, जी। तो इसके बाद मैं मैनेजमेंट प्रोग्राम ले सकता हूं क्या? आप बिल्कुल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे बताया जाए। पर स्टूडेंट बायोलॉजी करने के बाद मैनेजमेंट क्यों करेगा? तो जनरली वी रिकमेंड कि अगर टू इंक्रीज द वीज़ा सक्सेस रेशियो, हम 1 ईयर प्रोग्राम आपकी फील्ड रिलेटेड ले लेते हैं, एंड सेकेंड ईयर हम मैनेजमेंट ले लेते हैं। ओके। अब बस लास्ट मैडम, ये मेरा दूसरा फ्रेंड आया हुआ है, ओके। इसने तो बी किया हुआ है, ठीक है। जीटीयू से किया हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये है ना 20 बैकलॉग हैं इसके। ओके।
और इसने 5 साल पहले किया हुआ है ठीक है। बी सिविल, ओके। राइट। तो अब फादर के बिजनेस में काम करता था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है कि 5 साल में इसने क्या किया, क्योंकि फादर का खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। बिल्डर हैं इसके फादर। ओके। तो अब इसका कुछ हो सकता है क्या? ओके। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, जैसे पहले कनाडा की 2-3 चीज़ें हम समझ लेते हैं। कनाडा में क्या होगा कि कुछ कॉलेजेस ने अपने एडमिशन के रूल्स डिफाइन किए हैं। कुछ कॉलेज ऐसा कहती है कि अगर आपको 12th के बाद के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, वो चाहे डिप्लोमा हो, एडवांस डिप्लोमा हो या बैचलर्स डिग्री हो, तो उसके लिए मैक्सिमम 3 साल का गैप होना चाहिए। मतलब कि आपका 12th का प्रोग्राम फिनिश होता है, उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, तो मैक्सिमम 3 साल का गैप एक्सेप्ट किया जाता है। सेम अगर पीजी डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ गैप की पॉलिसी रखी है, जो है मैक्सिमम 5 इयर्स। तो क्या होगा कि अगर 5 इयर्स से ज़्यादा अगर आपके फ्रेंड का हो गया है, तो हमारे पास कॉलेज के ऑप्शन कम हो जाएंगे। लेकिन अगर 5 इयर्स के अंदर आता है, तो वो ऑप्शन हम दे पाएंगे जो एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहता हो। अब ये जो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट जनरली कैसे ऑप्शंस लेते हैं, तो वो अगेन आपके फ्रेंड, क्योंकि 20 बैकलॉग है, 20 बैकलॉग्स है, तो मास्टर्स की बात तो हम भूल ही जाएंगे, क्योंकि इतने सारे बैकलॉग्स के साथ तो कौन यूनिवर्सिटी एडमिशन देगा। दो वो 4 साल की बैच एकेडमिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, पर अगेन जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट एंड बैकलॉग न होने वाली रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हमें पीजी डिप्लोमा या तो फिर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ही मिलेगा। तो आपका जो फ्रेंड है सिविल इंजीनियरिंग वाला, उसको हम सजेस्ट कर पाएंगे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले, या तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ले। अब ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो जनरली आपको 1 ईयर की ही मिलेगी। एक लैम्पटन कॉलेज है सानिया कैंपस में, जिसमें 2 इयर्स का मिलता है, पर जनरली स्टूडेंट ये एरिया में जाना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो रूरल एरिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको 2 इयर्स लेना है, तो आप ये कॉलेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो मतलब 5 साल से ज़्यादा किसी का गैप हो, 6 साल हो, तो कनाडा का कोई ऑप्शन ही नहीं है? ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस बिल्कुल है, पर ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ कॉलेजेस ने गैप की पॉलिसी इंप्लीमेंट की है एडमिशन के लिए। क्या होगा कि उस कॉलेज में अगर अच्छे ऑप्शन होंगे, पर गैप की पॉलिसी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ कॉलेजेस होंगे जो कि फिर भी देंगे। हाँ, कुछ कॉलेजेस है जिसको बैकलॉग से कोई फर्क नहीं पड़ता, गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट, जो कि खाली बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो आपको आराम से मिलेगा। ठीक है। बस अभी लास्ट के थोड़े क्वेश्चंस कि मेरे को आईएल्स या पीटी या टोफेल में, मतलब आईएल्स अगर मैं लिखूं, पीटी टोफेल तो मैं लिखने वाला ही नहीं हूँ, ओके। तो आईएल्स में मेरे को कितना स्कोर चाहिए होगा? आईएलटीएस में 6.5 नो लेस देन 6 इन ईच, ये रिक्वायरमेंट रहेगी मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो वी रेकमेंड कि भाई इतने तो मिनिमम आने चाहिए आपके। तो आजकल ऐसा कुछ सुना है मैडम कि एसडीएस में 6 की जरूरत है? जी बिल्कुल। कनाडा में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो 2 पार्ट में बटी हुई है। पहला तो ये कि एडमिशन लेने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। अब ये रिक्वायरमेंट या तो हम कुछ ऑनलाइन टेस्ट दे करके भी फुलफिल कर सकते हैं, अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो तो वैसे भी फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन एडमिशन मिल जाने के बाद वीज़ा के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको कंपलसरी ओवरऑल 6 बैंड्स, अगर आप आइल्स देते हो तो लाने हैं, अगर आप पीटी देते हो तो 60 लाने हैं, एंड टॉफेल के लिए अप्रोक्सीमेटली 82 to 90 ओवरऑल समथिंग लाने हैं। सो बात यहाँ पे ये हो जाएगी कि अगर इंस्टीट्यूशन आपको, अगर आपके पिछला एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुआ है, अगर तो भी अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देता है, फिर भी वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए एसडीएस कैटेगरी में, जो कि फास्ट ट्रैक वीज़ा है और वीज़ा सक्सेस रेशियो इस स्ट्रीम में बढ़ जाता है, तो आपको ओवरऑल 6 बैंड्स तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। ठीक है जी। और लोन मिल जाता है क्या मैडम? जी हाँ, एजुकेशन लोन आप आवांस, एचडीएफसी, क्रेडिला और ऐसी बैंक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आपको नेशनलाइज बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रिफर करती है कि बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स के लिए जाएंगे तो ही आपकी बैंक की जो लोन की प्रोसेस है वो अप्रूव होगी। और ये हेल्प आप कर देंगे? जी हाँ, हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो लोन के लिए आपको हेल्प करेगी। और मैडम कुछ कोऑप कोर्स के बारे में मैंने सुना था। जी हाँ। ऐसा कुछ मिलता है क्या? जी हाँ, कोऑप का मतलब होता है कि ये कोऑप 2 टाइप के होते हैं, मैंडेटरी कोऑप एंड एक ऑप्शनल कोऑप।
ऑप्शनल कोऑप का मतलब होता है कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि भाई उसको करना है कि नहीं करना है। मैंडेटरी कोऑप का मतलब होता है कि उसको करना ही करना है। कोऑप वन काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो 2 टाइप के होते हैं। या तो वो प्रोग्राम के साथ में ही चलेगा, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ही वो आपको इंटर्नशिप करने का ऑप्शन देगा। एंड दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें आप प्रोग्राम के लास्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करते हो, मतलब कि वन काइंड ऑफ इंटर्नशिप जो या तो पेड होगा या तो अनपेड होगा। लेकिन कोऑप प्रोग्राम स्टूडेंट्स इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि बिकॉज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सिलेबस की या ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है जो भी है, कोऑप प्रोग्राम होने की वजह से स्टूडेंट जो है वो एम्प्लॉयर के कांटेक्ट में आता है, प्लस उसकी जो वीज़ा कैटेगरी होगी वो SW वीज़ा कैटेगरी हो जाती है। मतलब कि अगर कोऑप प्रोग्राम लेकर के अगर आपको वीज़ा मिलता है तो आपका जो वीज़ा का जो स्टिकर होगा, वीज़ा कॉपी होगी, उसमें SW लिखा हुआ होगा। SW का मतलब कि स्टूडेंट एंड वर्कर दोनों। ठीक है। और इसमें कोई लेंथ बढ़ जाता है क्या कोऑप प्रोग्राम में? कोऑप प्रोग्राम में बिल्कुल भी लेंथ नहीं बढ़ता। मतलब आप अगर आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम है तो 2 इयर्स ही होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एलोबरेट किया कि भाई जो जनरली लास्ट सेमेस्टर, अगर सपोज आप 2 इयर्स की PG डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए आप अगर जाते हैं तो लास्ट सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप होता है जो आपको कंप्लीट करना है ड्यूरिंग योर स्टडीज़। और आपने बजट का मुझे बताया कि लगभग 12 लाख रुपए इंडियन रुपीस मिनिमम। जी हाँ मिनिमम जी उतना तो चाहिए होगा। जी। स्कॉलरशिप वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मिलता नहीं होगा। नहीं, स्कॉलरशिप डोंट एक्सपेक्ट, नहीं मिलेगा। राइट। और इसके बाद 2 साल के प्रोग्राम के बाद मुझे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा? जी हाँ, आप 3 इयर्स के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैडम। या थैंक यू।